इसका डाउट डिस्कशन क्लास का कहाँ पे मिलेगा वीडियो? फ्रिक्शन का प्लेलिस्ट फाइल में, सब उसी में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27, a block of mass m slip on a rough horizontal table under the action of horizontal force applied to it. The coefficient of friction between the block and the table is mu. The table does not move on the floor. Find the total frictional force applied by the floor on the leg of the table. Do you need the friction coefficient between table and the floor or the mass of the table? एक क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग से बनना चाहिए था। एनीवन जिनसे सॉल्व हो गया है? सॉल्व हुआ है? क्यों नहीं सॉल्व हुआ भाई? आप में से किसी का? टेबल का नहीं, इस प्रॉब्लम को तो ऑनेस्टी बनाने से ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, ये आपसे ही बन जाता। अच्छा, ये तो समझ रहे हैं ना कि टेबल का लेग को फिक्स नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, राइट। इस फोर्स की वजह से ब्लॉक टेबल पर स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो सर एक फोर्स तो एफ रहेगा, एक फोर्स एम जी रहेगा, और एक फोर्स क्या रहेगा? एन। एक एन कौन लगाएगा? यहाँ यस N1 लगाएगा, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल, इज इट करेक्ट? और जब स्लाइड कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन निकल जाएगा म्यू इंटू N1, हाउ मच? और एन क्या इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं N1 इक्वल टू एम जी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स? तो एफ के कितना हो जाएगा? म्यू एम जी, इज इट करेक्ट? और ए एफ के कौन लगाया है? जब पूछते हैं तो सबको एक बार में बोलना है। डिस्कशन का मतलब समझते हैं? ओनली वन साइड। ए एफ के कौन लगाएगा? रोशन कुमार, बोलो तुम ही। पूरा बोलना, जैसे मैं कैसे बोलता हूँ भाई, तुम लोग स्टूडेंट हो ना, तुम लोग को पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए। तुम लोग मुझसे ज़्यादा शॉर्टकट चलते हो, शॉर्टकट मुझे चलना चाहिए। फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल, दिस फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक ड्यू टू व्हाट? इज इट ग्राउंड या टेबल? तो बोलेंगे ना पूरा बात, आधा क्यों बोलेंगे भाई? फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल का अपर सरफेस, राइट। कभी कभी बातें बोलने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो सर इतना इस पे स्ट्रेस करके आप बोले, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि मुझे आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ रिकॉल करवाना था, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये है, तो अगर टेबल, यहाँ देखिए टेबल अगर ब्लॉक पे दो टाइप का फोर्स लगा रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स, दिस वन एंड दिस वन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ब्लॉक भी तो टेबल पर लगाएगा। कौन सा? An1 और एफ की भी तो लगेगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि टेबल स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर। तो जब तक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जब तक टेबल मूव नहीं करता है
अब यहाँ पे और उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑफ, वेरी गुड। तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। टेबल पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो ये रहेगा, एक टेबल का भी रहेगा M1G, करेक्ट। और सर टेबल के चारों लेग पे भी एक रहेगा N2, और चारों लेग पे ऑलमोस्ट इक्वल नॉर्मल रिएक्शन रहेगा नहीं? और इन चारों N2 के बदले कंप्लीट N मान लेंगे बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। बट इस टेबल का मोशन हो रहा है वर्टिकल मोशन, इसका तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, 4N2 इक्वल टू N1 प्लस M1G। इसी को हम लोग मान लेते हैं N, नेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। बट अब टेबल पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी तो लग रहा है F के, उसको कौन काउंटर करेगा सर? उसको काउंटर करेगा टेबल के सरफेस पे जो, और सारे चारों लेग पे कौन सा फोर्स लगता रहेगा, Fs, राइट? यस, Fs। इन चारों Fs के बदले अगर टेबल को एक पार्टिकल मान लिया जाए, टेबल का एक पार्टिकल मानते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या ऐसे कर सकते हैं, M1G N1 नेट N F के, और उन चारों लेग के पे एक कंप्लीट ओवरऑल Fs, Fs1 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 और Fs1। इन चारों Fs1 के बदले ओवरऑल Fs, यही है ना? टेबल का एक पार्टिकल मानेंगे तो नहीं लगता कि राइट वर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स? तो जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब तक टेबल मूव नहीं कर रहा है तब तक तो Fs क्या रहेगा, Fs तो सेल्फ एडजस्टिंग है, F के बराबर। और F फोर्स निकालने के लिए क्या टेबल का मास का आपको रिक्वायरमेंट हुआ, या F का वैल्यू चाहिए? इसका मतलब टिल द टेबल इज नॉट मूविंग Fs इक्वल टू Fk, Fs इक्वल टू व्हाट, Fk, तब तक आपको टेबल का मास नहीं चाहिए। इज इट करेक्ट? तो यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन में रहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द लेग ऑफ द टेबल सो दैट इट डज नॉट स्लाइड, मतलब अप टू इट डज नॉट स्लाइड। तो मैक्सिमम Fs क्या रहेगा, उसका Fs मैक्स रहेगा। तो टेबल के लेग के सरफेस पे मैक्सिमम Fs के टाइम पे इसका मास का रिक्वायरमेंट हो जाएगा नहीं, क्योंकि Fs मैक्स के लिए मुझे चाहिए क्या, Fs मैक्स निकालना रहता तब मास का रिक्वायरमेंट सर म्यू इंटू एन, और एन के अंदर तो ये रहेगा ना M1G, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट था। बट इस प्रॉब्लम में इसका मास का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं आप लोग से, ये प्रॉब्लम बन जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं था, शायद ऐसा कभी कभी होता है ना कि टफ प्रॉब्लम आ रहा है रास्ते में, नहीं बन रहा है, तो आगे का आसान प्रॉब्लम भी कॉन्फिडेंस लूज होता है, वही कुछ हुआ है। इसको हटाएं? हाँ, Fs निकालने के लिए मास ऑफ द टेबल चाहिए या Fk का वैल्यू चाहिए? अच्छा, एक मिनट मुझे बताइए, मैं कंफ्यूज हो गया। Fs के लिए म्यू चाहिए क्या? Fs मैक्स के लिए म्यू चाहिए, राइट? कहीं मैं Fs के लिए म्यू बोला हूँ कि म्यू इंटू एन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए बोला हूँ, राइट? और Fk के लिए बोला हूँ, नॉट Fs। Fs इज सेल्फ एडजस्टिंग, राइट? 0 से Fs मैक्स तक इसका वैरी करता है, इसलिए Fs के लिए तो म्यू का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और Fs के लिए मास का रिक्वायरमेंट है।
अब आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, और 28 का जो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं आपको 4 मार्क्स दूंगा। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 28 का। सब लोग ट्राई कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आधा प्रॉब्लम बन जाएगा। नीट एंड क्लीन, जैसे मैं एकदम ड्रॉ करता हूँ। किसका बनाया है? दोनों बात बोल रहे हैं, कौन सा है? मतलब दो चीज़ है ना। ओके, एचसीबीएम में पूरा फ्रिक्शन में दो चार प्रॉब्लम, ऐसे बहुत बहुत सब प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, बट इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ए भी है, बढ़िया प्रॉब्लम है। इस पे कितना फोर्स दिखाया आया है? पता नहीं, मैं बहुत पहले शायद बनाया था, अब पता नहीं मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ। उसी टाइम पे हम लोग याद कर ही लिए थे, इसमें 11 फोर्स आता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ट्वाइट भी। मैं ड्रॉ करूँ बिगर का? अच्छा, इसमें बताइए, ए नीचे आएगा तो ए किधर जाएगा? ये तो पक्का पता है। ए अगर नीचे आएगा तो ए राइट जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। और ए अगर राइट जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट।
भाई पुल्ली कहाँ है? पुल्ली इज ऑल्सो द, हाँ तो फिर प्लैंक का काउंट करना पड़ेगा आपको। तो आप पुल्ली और प्लैंक, इस पुल्ली को लेते हुए चलिए मैं आप जोड़ दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग पुल्ली, राइट। और पुल्ली को सिर्फ एक मिनट सिर्फ ब्लॉक का ड्रॉ कर रहे हैं, तब तो प्लैंक ये जो एक इसको क्या बोलते हैं, क्लैम्प। एक क्लैम्प का भी तो फोर्स दिखाएंगे ना, दिखाएं कि नहीं दिखाए हैं? इसे बेटर है कि आप पुली के साथ दिखाइए। और कोई फोर्स देखिए तो बचा हुआ है क्या? मोटा मोटी सारा फोर्स हो गया। ऑलमोस्ट सारा फोर्स दिखा दिया हूँ नहीं? देखिए, ये सरफेस तो एनिमल लगाएगा, इसका वेट रहेगा, ये Fk1 रहेगा, और ये ब्लॉक इससे सटा हुआ है ना, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इसके बीच में भी तो फ्रिक्शन हो रहा है रिलेटिव। दिस स्मॉल ब्लॉक, इसको अगर ए नाम देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो ब्लॉक बी इज ऑल्सो स्लाइडिंग ऑन द ब्लॉक सरफेस ऑफ ब्लॉक ए, करेक्ट। तो ए अगर इसके रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, करेक्ट। और इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो है, देयर इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। तो N2 भी तो रहेगा। और अगर पुली को लेकर करते हैं तो टेंशन सिर्फ दोनों तरफ रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, और ये भी तो टेंशन रहेगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इतना फोर्स होना चाहिए। तो जिनसे नहीं ड्रॉ हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। एनीवन जिनको यहाँ से कोई फोर्स इस तरफ, ये सब फोर्स कोई छूट गया है? अगर छूटा है तो ऑनेस्टली बताइए। कौन सा फोर्स छूटा था इन दोनों में? वहाँ पे आप डायरेक्ट, आप तो पहले बोलते स्टार्टिंग एफ से करना है। क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो बिना इसका नीचे मूवमेंट का एक्सेलरेशन कैसे होगा? पहले तो मानना पड़ेगा ना। और जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग निगेटिव आ गया मतलब नहीं मूव करेगा, पहले तो मानना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन होगा कैसे, होने का इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि इसको नीचे आना ही पड़ेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। ऐसा होगा क्या इस सिस्टम के अकॉर्डिंग? मैकेनिक्स प्रैक्टिकल चीज़ होता है, ये खुद से ऊपर जाएगा क्या? ये ऊपर जा रहा है, नीचे पीछे जा रहा है, लग रहा है पॉसिबल है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल मोशन? दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में मानते हैं? एक मिनट रुकना है। ए अगर 1 मीटर राइट गया, कितना मीटर? बड़ा वाला ब्लॉक ए, सब लोग बोलेंगे ब्लॉक ए अगर ए मीटर राइट गया तो ब्लॉक बी कितना मीटर नीचे आएगा? भाई दिमाग ओपन करके बोलिए। 2 मीटर नीचे आएगा, इधर भी स्प्रिंग लूज पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, राइट। अब बोलते ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या है ना कि गलती कर देते हैं, उसके बाद जब पूछता हूँ तो उसके बाद चुप हो जाते हैं। मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे बोले कि सर आप रॉन्ग हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 1 मीटर जाएगा ऐसे, ये बड़ा बड़ा ब्लॉक, तो इधर भी स्प्रिंग लूज होगा 1 मीटर और नीचे भी होगा, राइट। आए 2 मीटर लूज पड़ेगा और 2 मीटर को ये एडजस्ट करेगा नीचे आकर, इज इट करेक्ट? दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट मोशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्स्टेंट मोशन। तो स्ट्रिंग को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से तो स्ट्रिंग एडजस्ट होगा नहीं। स्ट्रिंग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे तो फिक्स है ना, तो स्ट्रिंग को एडजस्ट कौन करेगा? मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक्चुअली। क्योंकि एक्चुअली जब मेरा कोशिश रहता है कि एकदम जब मैं पूछूँ ना तो एकदम फटाक से माइंड जाए आपका कि अच्छा ये 1 मीटर जाएगा तो इसको 1 मीटर तो एकदम बिल्कुल 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर है,
या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए हैं, बनाए हैं। तो यहाँ पे इधर भी नीचे भी 1 मीटर लूज पड़ेगा और ऊपर भी 1 मीटर लूज पड़ेगा, करेक्ट। 2 मीटर लूज हो जाएगा और 2 मीटर उसको 2 मीटर का एडजस्ट कौन करेगा? Small. स्मॉल एम, ब्लॉक बी, राइट। Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक बी जो 2 मीटर नीचे ट्रेवल, तो व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी? Twice the displacement of block B. बोलिए, सबसे पूछ रहे हैं। ब्लॉक बी का अगर इसका 1 मीटर ए का, तो बी का कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? 2 meter. 2 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट आपने सिखाया है एब्सोल्यूट नहीं होता किसी के रेस्पेक्ट में। वो 2 मीटर किसके रेस्पेक्ट में? Ground के respect में. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, राइट। So 1 meter to मैं बता रहा हूँ। ये कोई बस है, ठीक है, ऐसा बस बड़ा सा तैयार किए हैं, या ट्रेन, ओपन ट्रेन का रैक देखे हैं ना? Yes, sir. इस ट्रैक पे आप ऐसे मूव कर रहे हो इधर की तरफ, और ट्रेन जा रहा है इधर की तरफ, और आपने 2 मीटर इधर मूव किया ट्रेन पे, और ट्रेन बढ़ गया राइट में 2 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर, No, sir. या इसका रिजल्टेंट Resultant. ना भाई, Yes, sir. करेक्ट। तो ये जो 2 मीटर, तो 2 मीटर इस पुल्ली के रेस्पेक्ट में नीचे आया ना, 2 मीटर यहाँ से किसके रेस्पेक्ट में? Pulley के respect. इस पुल्ली जिसका नाम P1 है, P1 के रेस्पेक्ट में 2 मीटर नीचे आया। पुल्ली पे तो लटका हुआ था, Yes, sir. एंड पुल्ली इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस ब्लॉक, राइट। तो ये 2 मीटर नीचे आया, बट साथ में 1 मीटर राइट भी तो चल गया, Yes, sir. क्योंकि ये पुल्ली ये तो राइट जा रहा है, राइट। मेरे बात को समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ये नीचे तो 2 मीटर आया, बट साथ में राइट भी चला गया। सर राइट क्यों जाएगा? तो भाई पूरा बड़ा वाला ब्लॉक ही राइट जा रहा है, राइट। तो सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? सर इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट, Yes, sir. √5 मीटर, और इधर रहेगा, करेक्ट। तो सर इस बात पे आप इतना स्ट्रेस दिए, जरूरी था? मैंने सिखाया है कि जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है, वही एक्सेलेरेशन का रिलेशन बनता है। बट डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में वो तो देखना पड़ेगा। तो ये 2 मीटर किसके रेस्पेक्ट में आया है? नीचे। अगर आप बोल रहे हैं कि 2 मीटर नीचे आया, किसके रेस्पेक्ट में? इस पुली के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। इसका मतलब इसका जो एक्सेलेरेशन, ब्लॉक बी का जो एक्सेलेरेशन रहेगा, और इसके साथ जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, वो एक्चुअल में जो इसका जो एक्सेलेरेशन यहाँ से, इसका अगर हेल्प लेकर, ये प्रॉब्लम सिर्फ आंसर लाने के लिए नहीं बना रहे हैं, दिमाग खोलने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर इस डायरेक्शन को डेल्टा वाई मानते हैं और इस डायरेक्शन को डेल्टा एक्स, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स? डेल्टा वाई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. एक इसका डिस्प्लेसमेंट है Block A का. ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, Yes, sir. और एक इसका डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू A. ए। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन a1 मानते हैं और इसका a2 मानते हैं, तो a1 इक्वल टू 2a2, इज इट करेक्ट? करेक्ट ना? बट यहाँ से जो a2 का जो a2 मिलेगा, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट का एक्सेलेरेशन मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट का था, राइट। Yes, sir. और a1 जो मिलेगा, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट का एक्सेलेरेशन मिलेगा या इसके रेस्पेक्ट का मिलेगा? A के respect. एक रेस्पेक्ट का मिलेगा, राइट। Yes, sir. एग्री ना? तो सर अगर मुझे बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना रहेगा, निकाल लेंगे रिलेटिव मोशन से, राइट। Yes, sir. तो a1 इक्वल टू a2, तो जहाँ पे किसी क्वेश्चन में तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल गया, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट देखना है किसके रेस्पेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इस ये तो ब्लॉक पे ऊपर होगा, इस पे तो नीचे होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये किसने मुझे हेल्प किया? वेरी गुड गौरव।
ब्लॉक पे ऊपर रहेगा, इस पे नीचे रहेगा। वेरी गुड, यहाँ तक बातें समझ में आ गया। तो A1 क्या है? A1 है एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और A2 क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ, बोलिए पूरा बात, A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ तक आ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक मिनट, ये ब्लॉक किधर आ रहा है शुभांकर? नीचे। तो इस ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस ब्लॉक पे, बी पे, ऊपर, इस पे ऊपर, तो इस पे किधर? ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। हो गया ना? यस सर। तो ए रिलेशन भी निकल गया, हटाएं। यस सर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसका मतलब A1 इक्वल टू 2A2, बट A1 क्या है, A2 क्या है, हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसके लिए क्या अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिख सकते हैं? क्या इसका वर्टिकल मोशन है? सर देयर इज नो वर्टिकल मोशन, राइट? तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स? अपवर्ड फोर्स में कौन कौन सा है? N1, और कोई? नहीं सर। और डाउनवर्ड फोर्स में कौन सा? mg और टेंशन और mg अब प्लस t प्लस एफ। अब प्लस Fk2। इज इट क्लियर? यस सर। करेक्ट ना? ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। चलिए इसको हटाएं स्टूडेंट, इस डायग्राम को। चलिए यहाँ देखिएगा, ब्लॉक बी का एक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जो मैंने बोला A1 इज एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ए। विथ रेस्पेक्ट टू ए, बट ए इज द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? एक्सलेटेड हो गया ना? ब्लॉक बी जहाँ पे हैंग किया हुआ है जिस पुली पे, वो पुली इज द पार्ट ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक ए इज एक्सलरेटेड, राइट? यस सर। इसका मतलब है कि ब्लॉक बी का जो आपने एक्सेशन A1 लिखा ना, यस सर। वो एक्चुअली एक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में है? ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में। ब्लॉक ए है एक्सलरेटेड, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, यस सर। बिकॉज फोर्स दिखाने का राइट आपको तभी मिलता है जब आपका फ्रेम क्या है? इनर्शियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट इनर्शियल, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? मेरे साथ बोलना है। सर आपने सिखाया है मास ऑफ द सिस्टम और एक्सेशन ऑफ द फ्रेम एंड जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन ऑफ फ्रेम। तो बड़ा वाला ब्लॉक का ऊपर की तरफ एक्सेशन है, छोटा बनाइए, छोटा नहीं है। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में बातों को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, यस सर। ठीक है? तो इस पर सीडो फोर्स किधर रहेगा? हाँ, लेफ्ट में। क्योंकि मेरा फ्रेम का एक्सेशन राइट है, तो सीडो फोर्स किधर रहेगा? लेफ्ट ना? यस सर। इसके मोशन पे थोड़े सीडो फोर्स डिपेंड करेगा, सीडो फोर्स का डायरेक्शन तो ये डिसाइड करेगा, करेक्ट? यस सर। तो मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेशन ऑफ फ्रेम, इसका कितना एक्सेशन था? A2, राइट? तो A2 जो लगाए हैं वो क्या है शुभांकर? सर दिस इज द स्यूडो फोर्स, राइट? चलिए और कौन सा फोर्स रहेगा? सर एक तो इसका फंडामेंटल राइट बनता है स्मॉल mg, राइट? यस सर। और एक तो टेंशन, करेक्ट? और एक क्या रहेगा? Fk2, करेक्ट? और एक रहेगा सर N2, करेक्ट ना? यस सर। अब किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ पे रहकर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया? सर जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे और सीडो फोर्स लगा रहे थे, इसका मतलब वी आर वर्किंग फ्रॉम फ्रेम ए, राइट? यस सर। ए पे बैठ कर, इस पे बैठ के आप इसका देख रहे थे,
तो यहाँ पे जब बैठकर इस पे बैठ के अगर ब्लॉक को देखिएगा तो इसका हॉरिजेंटल मोशन नजर आएगा या सिर्फ वर्टिकल मोशन नजर आएगा? सिर्फ वर्टिकल। यस, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ नजर आएगा, हॉरिजेंटल नजर नहीं आएगा। इज क्लियर? यस सर। सब लोग को समझ में आया? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या बोला? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि क्या बोल सकते हैं, राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। यस सर। बट एक लाइन लिख लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए मोशन ऑफ ब्लॉक बी इज ओनली वर्टिकल नॉट हॉरिजेंटल। अभी से स्टेटमेंट को इंटरप्रेट मत कीजिएगा, ये मैंने ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट का बात किया हूँ। ग्राउंड से देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा, राइट? अच्छा, ग्राउंड से देखिएगा तो ब्लॉक किधर जाता हुआ नजर आएगा? इधर, इधर या इधर? इधर, राइट? यस सर। तो चलिए यहाँ पे क्या राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स लिख सकते हैं? तो राइटवर्ड फोर्स कौन कौन सा? N2, और लेफ्टवर्ड फोर्स कौन सा? Ma2, राइट? ये क्वेश्चन हो गया सेकंड, करेक्ट ना? और आप सारे फोर्स को नीचे की तरफ रिजॉल्व कर दीजिए, सारे फोर्स को नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा सर? बोलिए। mg माइनस Fk2 और माइनस T इक्वल टू व्हाट? m इंटू A1। इज इट क्लियर? यस सर। करेक्ट। इसके सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट, बिगर ब्लॉक का सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट कितना हो जाएगा? कौन कौन सा फोर्स टुवर्ड्स राइट में है? रियल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन राइटवर्ड डायरेक्शन फॉर बिगर ब्लॉक। बोलिए। 2T रहेगा ना? T ऊपर वाला, T नीचे वाला? यस सर। 2T। और कौन सा फोर्स? माइनस Fk1 माइनस Fk2। ओनली माइनस Fk1 ना? Fk2 तो नीचे की तरफ लग रहा है, राइट? माइनस N2 सर। माइनस N2। N2, वेरी गुड, इक्वल टू m इंटू A2। सही है ना? यस सर। कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इन राइटवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन राइटवर्ड डायरेक्शन। आई जो फोर्स लिखे हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखे हैं। जब ए का हम लोग डायग्राम बना रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कहाँ से सोच कर बना रहे थे? ग्राउंड से, करेक्ट? क्योंकि इसका मोशन ग्राउंड पे था, करेक्ट? यस सर। और एक तो ए भी तो था, A1 इक्वल टू A2। हाउ मनी, कितना इक्वेशन आपके सामने है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट? निकालना क्या है सर? निकालना है A2, करेक्ट? यस सर। क्या आप लोग से सॉल्व हो पाएगा? यस सर। 1 मिनट। और Fk1 के लिए क्या लिखिएगा? Fk1 बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। Fk1 के लिए सर यहाँ पे क्या था? इसका कोफिशिएंट μ2 था या μ1 था? μ2 रहा होगा, राइट? यस सर। μ2 इंटू N1 ना? यस सर। और N1 पता है क्या है? mg प्लस T अब प्लस Fk2, राइट? बड़ा ज़बरदस्त है ये। अरे Fk2 कितना है सर? μ1 इंटू N2, और N2 कितना है? μ1 इंटू Ma2। तो यहाँ पे Fk1 के लिए क्या हो जाएगा? μ2 mg प्लस T अब प्लस कितना? μ1 Ma2। अब आप लोग, ये प्रॉब्लम कभी मेडिकल में नहीं आएगा, सो बी मेडिकल वाले बच्चे इस बात से खुशी मना सकते हैं। बिल्कुल एडवांस को डिजर्व करता है प्रॉब्लम। अब एक काम कीजिए, ये सर्कल मैंने जानबूझ के कर दिया, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन था Fk1 और Fk2 का, राइट?
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में जहाँ पे एफ के वन एफ के टू है, एफ के वन का वैल्यू यहाँ उठाइए, वहाँ डाल दीजिए, एफ के टू का वैल्यू उठाइए और वहाँ डाल दीजिए। किस में? इक्वेशन वन से लेकर फिफ्थ में। तो इक्वेशन वन से लेकर फिफ्थ में एफ के वन एफ के टू तो दो ही जगह है ना, कहाँ पे है? एक काम तो हम लोग कर ही लिए, राइट? एक काम तो हो गया। N1 यहाँ देखिएगा, N1 का जो रिक्वायरमेंट था उसका लाभ उठा लिए, तब इस पर फोकस करने का रिक्वायरमेंट है। N1 का हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या होता? तो एनीवे तो थर्ड और फोर्थ में ही आ रहा है, राइट? एफ के वन एफ के टू, थर्ड एंड फोर्थ में एफ के वन एफ के टू डालिए। तो थर्ड को अलग से लिखिए और उसमें एफ के टू का वैल्यू डालिए, बढ़िया से लिखिए। तो एफ के टू थर्ड इक्वेशन ऐसे लिखेगा, एम जी माइनस एफ के टू का वैल्यू यहाँ से उठा के डालना है थर्ड में, अब बाकी टी को रखना है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? इक्वेशन थर्ड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एम जी माइनस एफ के टू का वैल्यू कितना था? म्यू वन एम ए टू ना, म्यू वन एम ए टू और माइनस टी इक्वल टू एम ए वन। ये मेरा इक्वेशन थर्ड है स्टूडेंट, ठीक है। और फोर्थ को लिख रहा हूँ टू टी और एफ के वन का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल रहा हूँ, ठीक है। म्यू टू एम जी अब प्लस टी प्लस म्यू वन एम ए टू और माइनस एन टू का वैल्यू कितना के बराबर था वो भी डाल देते हैं, सेकंड के हेल्प से डाल दें। एम ए टू इक्वल टू कैपिटल एम ए टू। एक कौन सा इक्वेशन था? फोर्थ। और ए वन इक्वल टू टू ए टू, राइट? आपके लिए बहुत काम आसान कर दिया हूँ, जितना आसान हो सकता था। यहाँ देखिएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ध्यान से देखिए। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हाउ मेनी अननोन? तीन, ए वन ए टू और टी, ए वन ए टू एंड टी। वो भी अगर आप चाहेंगे आपको निकालना क्या है? ए टू, राइट? थोड़ा बोलिए भाई, थोड़ा बोलने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। निकालना है ए टू, तो जहाँ जहाँ पे ए वन है वहाँ पे ए वन के जगह पे टू ए टू लिख सकते हैं और भी आसान काम हो जाएगा। तो ए वन तो यहीं पे है ना, और तो कहीं पे नहीं है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको हटाकर मैं यहाँ पे टू ए टू लिख दूँ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फिफ्थ। तो एम टू ए टू, चलिए इसको अब हटा ही देते हैं। अब कितना इक्वेशन, कितना अननोन? दो इक्वेशन, दो अननोन, टी और ए टू। ओनली अननोन इज व्हाट? टी एंड ए टू। बस इसको सॉल्व कीजिए और ए टू का वैल्यू बताइए। और मैं आपकी जगह पर रहता था ए टू वाला टर्म को एक तरफ लेके चला जाता, राइट? ए टू वाला टर्म को एक तरफ और टी को लेफ्ट में रखता, और ए टू वाला सारे ए टू वाला, ए टू इधर भी तो है, तो सारे ए टू वाला, इसमें भी ए टू इधर है, ए टू वाला टर्म को एक तरफ कीजिए और टी को लेफ्ट में रखिए। मतलब यहाँ के बाद कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, यू जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर। सब लोग प्लीज़ सॉल्व कीजिए, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना मेहनत साकार हो जाएगा। बाकी जगह तो मैं कैलकुलेशन छुड़वा देता हूँ, कर लीजिएगा, बट यहाँ पे कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ।
आ गया? यस सर, आंसर आया कि नहीं? आ गया बढ़िया, आंसर आ गया है सर। यस सर, एकदम लाइन बाय लाइन। हाँ सर। तो A1 क्या रहेगा? जस्ट इसका डबल रहेगा। यस सर, इसमें इतना सारा इक्वेशन देख कर डर लगने लगता है, बट वहाँ पे कैसे चीज़ों को सॉर्ट करें, राइट? दिमाग में चलते रहना चाहिए कितना अननोन, कितना इक्वेशन बन रहा है। इसमें इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट मोशन भी है, फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन घुसा हुआ है, राइट? यस सर, नहीं था? यहाँ देखिए, Fk1 इक्वल टू म्यू टू N1, N1 के अंदर Fk2 था, राइट? ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम था। प्लस इसमें फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी था कि स्मॉलर ब्लॉक का मोशन नीचे हो रहा है, बट किसके रेस्पेक्ट में? वो नॉन सेल्फ फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो अगर सीडो फोर्स छूट जाता तो आंसर नहीं आता। यस सर। ये प्रॉब्लम मेरे टाइम पे मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में मुझसे बना था, फर्स्ट टाइम में नहीं, छूट गया था। बाद में चीज़ों को एनालाइज़ किए, फ्रेम क्या चल रहा है, कैसे किसका मोशन हो रहा है, तब बना। तो नेक्स्ट सर, ये जेई मेन टाइप का तो प्रॉब्लम नहीं है, पक्का नहीं है। एडवांस का इतना टाइम बिल्कुल मिलेगा, बट एक मिनट, इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने का मतलब है कि बहुत सारा अगर टर्म आना शुरू हो जाए तो वहाँ पे आप कितना अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखते हो। तो नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम अपना दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कोई भी टर्म छूटे नहीं, कोई भी फोर्स छूटे नहीं, राइट? बाकी स्टूडेंट क्या सॉल्व हुआ? आंसर आया देखिए तो A2 का। टी कैंसिल कर देना है, और टी कैंसिल करने के लिए क्या करना हो देख लीजिए। हम लोग ऐसा दो क्वेश्चन दो अननोन का सॉल्व करते थे ना कैंसिल करने के लिए, 8th क्लास 9th क्लास में। प्रियांशी कश्यप, आंसर आ गया? वेरी गुड, एग्जैक्टली सेम आंसर आया ना? रेनिसा बर्मन, बर्निल, गौरव, आंसर आ गया ना? नीलांजन, अब इस क्वेश्चन में खुद का एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। ऑल्सो फाइंड, लिख लीजिए बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, वो एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा। ऑल्सो फाइंड द एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन हाउ कैन यू फाइंड द एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो सर इसको ऐसे लिख देंगे, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए और प्लस एक्सेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगा ना? यस सर, और दोनों को इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे? पैरेललोग्राम लॉ से। इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? इसके इसके बीच में 90 डिग्री, राइट? यस सर, और इसका वैल्यू A1 और इसका वैल्यू A2, तो रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 90, मतलब बचेगा कितना? रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और एक्सेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेशन किधर रहेगा? बी का एंगल। ऐसे बनाकर रहेगा, ठीक है? अरे ए एंगल नहीं निकल जाएगा? एंगल भी निकाल लेंगे। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिएगा, हटाएं, ठीक।
आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton. Coefficient of a static friction being 0.5. Another horizontal force of 50 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Okay. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. आप लोग क्वेश्चन समझ पाए? यहाँ देखिए, किसने किसने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया माइंड में कि कैसे हो रहा होगा सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन। सब लोग यहाँ बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। यस सर। इसको प्रेस किए हुए हैं कितना न्यूटन से? 40 न्यूटन से, और एक ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का, करेक्ट। यस सर। तो ये है मेरा तो इस पे कौन कौन सा फोर्स, सही से अगर फोर्स देखिएगा तो कौन कौन सा फोर्स रहेगा? और क्या फ्रिक्शन है दोनों के बीच में? यस सर। कितना? 0.5। 0.5। ओके, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे लगेगा? तो फ्रिक्शन क्या करता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को अपोज करता है, राइट। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का, और अगर स्लाइड करता है तो भाई ये सोचिए कि अभी फ्रिक्शन बाद में आएगा, फ्रिक्शन पहले से आता है या फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन या टेंडेंसी के अपोजिट लगना शुरू होता है? जस्ट टेंडेंसी जिधर होगा तो इस पर कौन कौन सा फोर्स हम लोग ऐसे प्रेस किए हुए हैं, ऑब्वियसली ये दीवार को तोड़ते हुए तो जाएगा नहीं, मतलब ये इसका इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखा हूँ उस डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है, करेक्ट। यस सर। तो अब इस पे फोर्स एक mg नीचे लग रहा होगा, करेक्ट ना? यस सर। चलो देखिए, मैं और एक फोर्स 50 न्यूटन का ये लगा रहा हूँ। 14 न्यूटन से तो इसको प्रेस करके रखे हैं, यस सर। करेक्ट। 14 न्यूटन से इसको प्रेस करके रखे हैं, यस सर। तो इसका रिजल्टेंट तो इस इधर आएगा ना। मैं समझ गया स्टूडेंट? यस सर। इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट तो इधर आएगा, इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर रहेगा? इस एरो की तरफ। तो अगर इसको रोकना रहेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में। यस सर। देखिए तो मैंने सही से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। एक फोर्स छूटा हुआ है जो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बोले कौन सा? यस। तो एक्चुअल में फोर्स परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड टुवार्ड्स, इस ब्लॉक पे एक फोर्स मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। फोर्स परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड टुवार्ड्स द ब्लॉक, राइट, यस सर। करेक्ट ना? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका इस डायरेक्शन में डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड देयर इज नो मोशन, राइट। यस सर। परपेंडिकुलर का बात कर रहा हूँ, देयर इज नो मोशन। तो जब मोशन नहीं है तो अगर यहाँ पे मैं इसको 40 न्यूटन से प्रेस कर रहा हूँ तो व्हाइट बोर्ड भी तो ब्लॉक पे 40 न्यूटन लगाएगा रेस्ट में रहने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यस सर। इसका मतलब हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाइट बोर्ड ऑन द ब्लॉक, 40 हाउ मच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दोनों आ जाता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल। हाउ मच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाइट बोर्ड ऑन द ब्लॉक? 40 न्यूटन, इज इट करेक्ट?
यस सर। करेक्ट। तो एफ एस मैक्स का क्या हो सकता है वैल्यू? सर एफ एस मैक्स तो रहेगा म्यू इंटू 40, हाउ मच? 0.5 इंटू 40 कितना? 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर इसका रिजल्टेंट अगर 20 न्यूटन से ज़्यादा है तब ये मूव करेगा, अगर 20 न्यूटन से ज़्यादा नहीं है तो मूव नहीं करेगा। करेक्ट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो इन दोनों का रिजल्ट कितने के जी का है? 2 kg का है। तो एम जी हो गया कितना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट को मैं एफ आर बोलता हूँ। एफ आर इक्वल टू वाट? समझ रहा है ना? इसका मोशन किधर होता और उस मोशन को अपोज कर रहा है एफ एस। अगर एफ एस का वैल्यू, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट एफ एस मैक्स से ज़्यादा नहीं रहेगा तो देखते हैं। तो रिजल्टेंट देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 न्यूटन। इसका एफ एक्स मैक्स कितना है? सर एफ एक्स मैक्स तो 20 न्यूटन ही था, राइट? इसका मतलब इसका एफ एस मैक्स इसके इस डायरेक्शन के मोशन को अपोज मतलब रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एफ एस लगेगा या नाउ इट बिकम्स एफ के। करेक्ट। इसका मतलब है इसका इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन? 25 न्यूटन, राइट? और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एफ के कितना न्यूटन का? 20 न्यूटन का। अगर म्यू एस और म्यू के में डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो वही पकड़ लेते हैं म्यू, राइट? तो एफ यहाँ पे एफ के का वैल्यू भी क्या कीजिएगा? म्यू इंटू एन। तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट करेक्ट? और इसका इस हॉरिजेंटल के साथ ये कितना एंगल बना के मोशन करेगा? ये एंगल निकाल पा गए? कितना हो जाएगा? मानते हैं थीटा, करेक्ट ना? तो tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस कर सकते हैं। ये कितना? 20/15 4/3। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन थीटा इक्वल टू एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल था ना 3 4 5 वाला, कितना? थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो क्या आंसर है? आप सब समझ पाए? मतलब समझ में आ गया ना सॉल्यूशन? क्या इसमें विजुअलाइजेशन बस करना था, ठीक है? इसमें मैं एक फोर्स ए वाला नहीं दिखा पा रहा हूँ। कौन सा? जो ऐसे प्रेस कर रहा है, राइट? तो समझ में आ गया है आप लोग को? इसको हटाते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है पढ़िए तो। आप लोग पढ़ लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टेक्ट मतलब एफ एस मैक्स लग रहा है, राइट? कोर्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब एफ एस मैक्स सो दैट द पर्सन पुशेज द टू वॉल्स विथ पहला तो शो करना है कि पर्सन दोनों दीवार को सेम फोर्स से पुश कर रहा है। फर्स्ट। सेकंड, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल्स ऑन द पर्सन।
यहाँ देखिए, इतना तो हम लोग हॉलीवुड का मूवी देखते हैं, राइट? ये देखते नहीं, एक गलियारा है, पर यहाँ देखिए पैसे उसमें ऐसे कितना बार तो देखे होंगे जैकी चैन को ऐसे उछल कर एकदम पैर लगा के है, करेक्ट? तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि पैर और हाथ से ये इस दीवार को प्रेस कर रहा है N1 से, राइट? अब बैक से इस दीवार को प्रेस कर रहा है, तो दीवार भी तो उसको इक्वल न्यूटन थर्ड लॉ से प्रेस करेगा। अब दीवार को ऐसे मैं प्रेस कर रहा हूँ N1 से, तो इस गेट को, तो गेट भी मुझे कितना से प्रेस करेगा? N1 से। तो ये जो मैं मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, N1 फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मैन बाय दिस दीवार। इस दीवार का नाम W1 कर देते हैं, दिया हुआ है A, इस दीवार का नाम B, और N2 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ड्यू टू दीवार B, करेक्ट? बट इस मैन का इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा था। तो एक लाइन का प्रूफ था, राइट वर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स, राइट? बिकॉज देर इज नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रूफ हो गया ना? ये तो मजाक किए थे लास्ट में, होता ना एकदम टफ टफ काम कर लिए तो लास्ट में एक गिफ्ट दे दिया अच्छी वर्मा। तो N2 माइनस N1 इक्वल टू क्या? 0। तो N2 इक्वल टू व्हाट? N1 हो गया ना? क्या लिख देना है? बिकॉज देर इज नो मोशन ऑफ द मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब नेक्स्ट, इसका मतलब N2 इक्वल टू N1 इक्वल टू N मान लिया जाए। अब इस मैन का वर्टिकल डायरेक्शन में खुद का वेट तो एक लगता ही रहेगा, यहाँ देखना है, खुद का एक वेट लगेगा ना। और यहाँ पे क्या लगेगा? बोला गया था सारे कॉन्टेक्ट पे Fs मैक्स, करेक्ट? तो यहाँ भी Fs मैक्स, और यहाँ भी क्या लगेगा स्टूडेंट? Fs मैक्स, करेक्ट? और इस Fs मैक्स को अगर 1 मान लेते, इसको अगर 2 मान लेते, क्योंकि N2 माने थे, और इसको 1 मान लेते, तो इस केस में नहीं लगता कि Fs1 मैक्स, मैक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज यही था, Fs2 मैक्स अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, बिकॉज इस रेस्ट में है। और Fs1 कितना? म्यू N1, और Fs2 कितना? म्यू N2, राइट? इक्वल टू व्हाट? mg। म्यू तो दिया, और N1 N2 डिफरेंट है, सेम है सर? सेम है, इसलिए डायरेक्ट 2 म्यू n लिख दीजिए, करेक्ट? इक्वल टू mg, देन n इक्वल टू व्हाट? mg बाई 2 म्यू। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए तो आंसर आता है। हो गया ना एवरीवन? इसको हटाएं। लास्ट प्रॉब्लम, थर्टी 31 पढ़िए। Figure shows a small block of mass small m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length L
द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. The system is started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu, and that between the block is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separate from the bigger block. सब लोग क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है. एनीवन जो ट्राई किए हैं? हो गया ना? क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़ के थोड़ा समझिए तो क्वेश्चन क्या है. हेलो एवरीवन. एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम साथ में था, राइट. दोनों को हम लोग एक साथ इसको सिस्टम मानते हुए प्रोजेक्ट किए थे. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम क्या 0 रहेगा? एम का वेलोसिटी कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक कुछ ऐसा ही हुआ है, सिर्फ t इक्वल टू 0 का. बाद में क्या होगा कौन, बट एक कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, तो आपका ट्रेन का वेलोसिटी 0, करेक्ट. तो वैसे ही ये इस पे रखा हुआ था, दोनों को मिलाकर एक साथ हम लोग भी स्पीड से इसको इस पूरे सिस्टम को प्रोजेक्ट किए थे. किसको प्रोजेक्ट किए थे? इस पूरे सिस्टम को, करेक्ट. तो t इक्वल 0 पे वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m क्या है? 0. इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m का x कंपोनेंट 0. इट करेक्ट. इसको x एक्सिस मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए. आज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालते हैं उसको तो रेस्ट में कर देते हैं, राइट. जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, रिलेटिव मोशन का था कि 2 पार्टिकल मोशन बिकम सिंगल पार्टिकल मोशन, करेक्ट. अब लेकिन अब सोचते हैं कि सर ये मूव क्यों करेगा. तो एक्चुअल में बिगर ब्लॉक का अगर आप देखते हैं
या इन दोनों को मिलाकर, इंक्लूडिंग बोथ, करेक्ट। क्योंकि ये दोनों दोनों को अगर एक सिस्टम अगर ये दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं तो इसके अंदर का फोर्स इंटरनल फोर्स रहेगा। यस सर। बाद में एक दूसरे पर स्लाइड करेगा नहीं करेगा बाद में देख लेंगे, बट एम प्लस एम एज ए सिस्टम, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स रहेगा दोनों को सिस्टम मानते हुए? एम प्लस एम इंटू जी, राइट, यस सर। एन। और इस पूरे सिस्टम को तो एक्चुअल में इस सरफेस से किसका सरफेस टच में है? बड़ा वाला ब्लॉक का, राइट। यस सर। और बिकॉज इसको आप फेंके हैं तो नहीं तक उसका इस पे एक एफ के लगेगा, एफ के 1। अभी मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ? एम प्लस एम एज ए सिस्टम मानकर, एम प्लस एम एज ए सिस्टम, तो इसके बीच का जो फोर्स रहेगा वो मेरा इंटरनल फोर्स बन जाएगा, राइट। यस सर। तो क्या लिख सकते हैं? एन इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस सर। और एफ के 1, अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे, राइट, नेट फोर्स किधर? लेफ्ट वर्ड। नेट फोर्स रहेगा लेफ्टवर्ड की तरफ, राइट। इसका मतलब एक्सेशन किधर आएगा? लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट की तरफ, करेक्ट ना। यस सर। कितना? तो सारे फोर्स को किधर रिजॉल्व करना चाहते हैं? आपकी मर्जी है। तो सारे फोर्स को टुवार्ड्स अगर लेफ्ट रिजॉल्व करते हैं, जब पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाएंगे। सारे फोर्स को लेफ्ट में रिजॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? एफ के 1 इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। यस सर। तो ए इक्वल टू व्हाट? म्यू एम प्लस एम इंटू जी और डिवाइड बाई एम प्लस एम। देखिए तो स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि बिगर ब्लॉक पे खड़ा होकर इसको देख रहा हूं। बिगर ब्लॉक पे खड़ा होकर किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? बी आर ऑब्जर्विंग अ स्मॉल ब्लॉक, दिस ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। बट जहां पे मैं खड़ा हुआ वो मेरा फ्रेम नॉन यूनिवर्सल है, राइट। यस सर। जहां से मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा फ्रेम क्या है? नॉन। नॉन यूनिवर्सल है, करेक्ट ना। और उसका एक्सेशन किधर है? टुवार्ड्स लेफ्ट। तो इस पर तो एक सीडो फोर्स लग जाएगा भाई, टुवार्ड्स राइट, इज इट करेक्ट? यस सर। और वो सीडो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा सर? मास और एक्सेशन म्यू इंटू जी, करेक्ट। अब तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एम जी एन 1, बोलिए इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम बिगर ब्लॉक। अब बिगर ब्लॉक पर सीडो, ये तो कभी कभी आप देखते होंगे, कभी नहीं, सो मेनी टाइम्स। आप 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे रहिए और कहीं पर ज़बरदस्त टर्निंग जो ड्राइवर ने लगा दिया, तो नहीं लगता है कि आप पे एक सीडो फोर्स लग गया अवे फ्रॉम द सेंटर? तो आप बिल्कुल ऐसे एकदम अवे फ्रॉम द सेंटर जाना शुरू कर देते हैं। जाते नहीं है लेकिन टेंडेंसी होता है, कोई सरफेस आपको बचा के रखता है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। यस सर। तो एक्चुअल में इस पे सीडो फोर्स लग गया टुवर्ड्स राइट, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? तो पहले मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, राइट। बट ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एस रहेगा या एफ के रहेगा, तो इसके बीच में मैक्सिमम एफ एस बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एम, बट द मैक्सिमम एफ एस बिटवीन क्या रहेगा? एफ एस मैक्स बिटवीन एम एंड एम कितना हो सकता था सर? म्यू इंटू एन, म्यू बाई 2 इंटू एन 1 ही हो सकता है, राइट। यस सर। म्यू बाई 2 इंटू एन 1, एंड एन 1 क्या इसका वर्टिकल डायरेक्शन मोशन है नो सर। स्मॉल ब्लॉक का? तो क्या बोल सकते हैं एन 1 इक्वल टू एम जी? यस सर।
So mu by 2 into what? M. करेक्ट। तो एफ एस मैक्स का वैल्यू है मी बाई 2 इंटू एम जी, और सीडो फोर्स का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए म्यू एम जी। तो सीडो फोर्स बड़ा या एफ एस मैक्स बड़ा? सीडो फोर्स बड़ा है। तो क्या ये रुकेगा या इस पे स्लाइड कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा किधर? टुवर्ड्स राइट। करेक्ट? करेक्ट ना? इस तो ये यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया, और जब प्रूफ कर दिया तो अब ये एफ के रहेगा। वेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम बिगर ब्लॉक, तब इस पर जो लगेगा वो क्या लगेगा? एफ के लगेगा। इसका नाम एफ के 1 दिए थे ना, तो इसका नाम एफ के 2 देते हैं। और सारे फोर्स को, बट यहाँ जो स्मॉल ब्लॉक का, एक मिनट, स्मॉल ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो ग्राउंड का रेस्पेक्ट का रहेगा या इसके रेस्पेक्ट का रहेगा? ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, तो बातें यहाँ के रेस्पेक्ट में रहेगा, राइट? तो एफ सीडो माइनस एफ के 2 इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एम। इज इट करेक्ट? तो एक्सेलरेशन ऑफ, इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम का नाम A1 दे देते हैं, ठीक है? तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू एम जी माइनस म्यू बाई 2 एम जी ना, और डिवाइड बाई स्मॉल। करेक्ट? कितना हो जाएगा स्टूडेंट? म्यू बाई 2 जे। तो A1 इक्वल टू वाट? म्यू बाई 2 जे। निकालना क्या था? यस। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यू एक्स क्या? 0 ना? हम लोग काम कर रहे हैं बिगर ब्लॉक रेस्पेक्ट, तो बिगर ब्लॉक रेस्पेक्ट में टी इक्वल 0 पर वेलोसिटी क्या था? 0। और डेल्टा एक्स कितना लेंगे? एल। जिसके रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं बिगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, तो बिगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में काम शुरू कर स्टार्ट किए हैं, तो ये तो रेस्ट में आ गया। करेक्ट? करेक्ट ना? तो इसके ऊपर ये तो डिस्प्लेसमेंट एल ही तो लेगा। तो एल इक्वल टू हाफ म्यू बाई 2 जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना होना चाहिए? 4L बाई म्यू जी रूट ओवर। देखिए कुछ मिस हुआ है क्या? आंसर क्या है? रूट ओवर 4ml डिवाइड बाई एम प्लस एम इंटू म्यू इंटू जी। तो आंसर नहीं आया, कहाँ पे मिस हो गया? चलिए आप लोग भी मेरा मिस्टेक पकड़िए, तो कहाँ पे मिस हुआ है?
यहाँ पे गड़बड़ है। A1 में तो गड़बड़ नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। बोले क्यों? एक्चुअल में यहाँ देखिए, वेरी गुड, एक्चुअल में ये अब रिजिडली फिक्स नहीं रह गया। अगर ये रिजिडली फिक्स रहता तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों का एक्सेशन कॉमन रहता, राइट। बट जैसे इसको प्रोजेक्ट किए तो ये एक्चुअली क्या इसके साथ रिजिडली फिक्स था या ये इसके सरफेस पर स्लाइड करना शुरू हो गया है? स्लाइड करेगा। तो जब स्लाइड करेगा तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेशन, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेशन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और हम लोग क्या मान लिया यहाँ पे? सेम मान लिए थे। ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात को? यस 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 यस। टी इक्वल टू 0 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हम लोग का तो पूरा डिस्प्लेसमेंट का ओवर द टाइम के लिए देखना था, तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये जो मैंने एक्सटेंशन निकाला वो टी इक्वल टू 0 के वैलिड रहेगा, बट ओवर द पूरे मोशन के लिए वैलिड नहीं रहेगा। बस 2 मिनट टाइम लूँगा, स्टूडेंट, हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, बस 2 मिनट। यहाँ देखिए, मैं अपने सॉल्यूशन में ये सपोज करके चलता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम, या मोशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, मोशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम टुवर्ड्स राइट। ये मैंने जस्ट सपोज किया फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, करेक्ट। ये मैंने सपोज नहीं किया, क्वेश्चन का यही डिमांड था कि आफ्टर हाउ मच टाइम ये इसको छोड़ देगा, इसके सरफेस को, करेक्ट। तो इसलिए मैंने कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ मान लिया कि मोशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम टुवर्ड्स राइट। तो उसके और अब मैं सिर्फ कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या रहेगा? एम जी, और कौन सा फोर्स? N1, और कौन सा फोर्स? FK1। अरे यहाँ देखिए, मैं स्मॉल एम का मोशन कैपिटल एम पे किधर माना हूँ? स्मॉल एम का कैपिटल एम पे टुवर्ड्स राइट माना हूँ। तो इसके सरफेस पे स्मॉल एम के सरफेस पे कैपिटल एम किधर फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन का, एफ टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके सरफेस पे न्यूटन थर्ड लॉ से एक Fk2 भी तो लगाएगा। बट हम लोग जो इससे पहले बनाए उसमें इसको रिजिड कर दिए थे। क्या कर दिए थे? रिजिड। तो रिजिड करने के बाद ये तो गायब था। तो और एक्चुअल में एक सिंगल सिस्टम और दोनों का कॉमन एक्सेशन कब रहता है? व्हेन ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम का ही तो काम हो गया। एक्चुअली मोर इट इज काइंड ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम, राइट। तो 2 ब्लॉक सिस्टम में कॉमन एक्सेशन कब रहता है? जब दोनों ब्लॉक के बीच में क्या हो? एफएस ऑपरेट हो रहा हो, राइट। बट यहाँ पे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ कि मोशन है। मोशन मैंने नहीं माना, ये जो वर्मा साहब का लैंग्वेज था कि इस पर कितना टाइम का होता है, क्या होगा? इलैप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द
बिगर ब्लॉक। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में मोशन को इमेजिन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और सॉल्व करते हुए अगर टाइम निगेटिव आ गया मतलब नहीं इलैप्स करेगा। एनीवे और कोई फोर्स तो नहीं छूटा। अब यहाँ पे Fk1 और Fk2 में कौन बड़ा रहेगा? Fk1 और Fk2 में कौन बड़ा रहेगा? देखिए तो Fk2। एनीवे सारे फोर्स को टुवार्ड्स लेफ्ट करते हैं, सारे फोर्स को टुवार्ड्स लेफ्ट। क्या हो जाएगा? हाँ एक N2 भी तो रहेगा। और इसका भी ग्राउंड, इसका भी एक काम कीजिए। एक फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल m का एक काम करते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही निकाल देते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उससे मुझे हेल्प ये होगा, कौन कौन सा फोर्स रहेगा। अच्छा बाद में इसका देखते हैं। N2 का वैल्यू कितना रहेगा? N2 इक्वल टू स्मॉल mg, राइट। और सारे फोर्स को इसके लिए टुवार्ड्स लेफ्ट करते हैं, तो Fk1 और माइनस Fk2 डिवाइडेड बाई m, ये रहेगा एक्सलेशन कैपिटल M का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और Fk1 कितना कीजिएगा? तो Fk1 हो जाएगा म्यू m n1 कितना? mg नहीं, mg प्लस n2, राइट। तो m प्लस m इंटू जी क्या लिख सकते हैं? और Fk2 कितना? म्यू बाई 2 इंटू n2, राइट। और डिवाइडेड बाई m कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट? तो म्यू mg सॉल्व करने के बाद बताइए कितना? देखिए तो सही है। और डिवाइड बाई m A1 है, ओके। A2 में माना हुआ एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। A1 का वैल्यू यहाँ से उठा कर यहाँ डालकर
एम, A1 का वैल्यू वहाँ से डालेंगे म्यू जी एम प्लस एम बाई 2 माइनस म्यू बाई 2 एम जी और डिवाइडेड बाई एम। यहाँ भी तो डिवाइड बाई एक एम बचा रहेगा ना। A2 बताइए तो कितना आता है? ये तो सही है। सब लोग देख लीजिएगा। एलसीएम मैंने ले लिया, यहाँ पर 2 भी रहेगा ना। एलसीएम में 2 और कैपिटल एम का एलसीएम लिया 2m और 2m माइनस एम, तो यहाँ कितना हो गया म्यूजी बाई 2m एम प्लस एम। इज इट करेक्ट? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, राइट? यहाँ तक आ जाइए। अब हम लोग रेस्ट मोशन का बात कर लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट? ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है। डेल्टा एक्स कितना एल ना, और विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही था क्योंकि दोनों का सेम वेलोसिटी था, तो ए टाइम 0 हो जाएगा। हाफ यहाँ पे ए एक्स के बदले A2 यूज करूँगा, ठीक है स्टूडेंट? तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2l बाई A2, 2l बाई A2 रूट ओवर, और A2 कितना है देख लीजिए। तो 2l बाई A2 का वैल्यू है ओके 4 म्यूजी एम प्लस एम और डिवाइडेड बाई 2m। 2m क्या ऊपर भेज दें तो 4ml हो जाएगा रूट ओवर। यही तो आंसर आना चाहिए। आंसर क्या है देखिए तो, दिस इज आंसर। हम लोग वहाँ पे मिस कर गए थे, नहीं रिजिडली फिक्स नहीं था, इसलिए कॉमन एक्सेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं रहेगा। तो एक बढ़िया, ये लास्ट प्रॉब्लम ही बढ़िया प्रॉब्लम था। बट ये सब प्रॉब्लम बियॉन्ड द नीट एग्ज़ाम है, इसलिए नीट वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं। बट जेई मेन और एडवांस के लिए एकदम परफेक्ट लेवल है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन का लास्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट मेरे तरफ से ओवर। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वर्क पावर एनर्जी का। बट नेक्स्ट फ्राइडे को मैं सॉल्व करूंगा, डिस्कशन क्लास लूँगा डॉक्टर DKC का रेजोनेंस। इज इट क्लियर?